बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में अदालती फ़ैसलों के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती, और ये एक बहुत बड़ा संग मील करार पा गया है। और इसकी वजह से अब पंजाब की वज़ारत आला का जो केस है वो पीछे चला गया है। उसमें क्या फ़ैसला होता है, ऊँट किस कर पर बैठता है, ये चीज़ अब क़द्रे गैर मुतल्लक़ हो गई है। और दूसरी वजह कि ये जो कौमी हुकूमत का एक मरतबा फिर ये शुशा छोड़ा गया है, बल्कि बाकायदा डोल डाला गया है। इसकी असल कहानी क्या है और ये किन हलकों की तरफ से आई है और मकसद क्या है, और क्या इसे इस्टेब्लिशमेंट की यानी फ़ौज की आला क़यादत की तायद हासिल है, इस पर मैं कुछ बात करूँगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के एक ही जैसे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सिवाय PTI के, जिसको मैं तो सियासी जमात मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, टेक्निकली वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसे एक सियासी जमात के तौर पर ही पेश किया, उसे भी मान लेते हैं। यहाँ मैं ये बता दूँ कि काफ लीग जो है वो अब PTI के साथ नहीं रही। काफ लीग की क़यादत है चौधरी शुजात के पास। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ है। वो एक छोटा सा धड़ा है, एक छोटी सी पार्टी का, एक नन्ही मुन्नी सी पार्टी का, उससे भी नन्हा मुन्ना धड़ा। चुनांचे हम बिल्कुल ये बिला तकल्लुफ़ बिला मुबालगा ये कह सकते हैं कि PTI को छोड़कर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचों पर अदम एतमाद ज़ाहिर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक रहनुमाओं ने भी ये मुतालबा किया है कि ये 3 रुकनी बेंच इंसाफ नहीं दे सकता, इसलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी कुछ लोगों को गलतफहमी है कि शायद ये फुल बेंच की बात कर रहे हैं। फुल बेंच या लार्जर बेंच की बात नहीं हो रही, फुल कोर्ट की बात हो रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं वो सब के सब एक बेंच में शामिल होकर इस केस की समाअत करें। उसकी वजह, बुनियादी वजह, सिर्फ फौरी वजह तो ये पंजाब असम्बली वाला केस बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ एक रूलिंग दी, अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। इनका फ़ैसला था कि जो आइन के ख़िलाफ़ था। आइन में ये है कि एक रुकन किसी भी पार्टी का अपनी पार्टी की क़यादत के मशवरे के, पॉलिसी के बरअक्स किसी को भी वोट दे सकता है, कोई भी राय दे सकता है। ये उसकी आज़ादी इज़हार ज़मीर के मुताबिक ये आज़ादी उसे दी गई है, लेकिन उसका वोट गिना जाएगा और वोट शुमार भी किया जाएगा। लेकिन चूँकि उसने पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ किया है, पार्टी की पॉलिसी से डाइवर्शन किया है, इसलिए उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। चुनांचे बाद अज़ा अगर वो खुद सीट नहीं छोड़ता तो पार्टी का कायद एक रेफरेंस भेजेगा और उसे डी सीट करा देगा। और ये बिल्कुल जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है और ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 25 अरकान मुनहरफ हुए PTI के और उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने एक आइन में तरमीम कर डाली जिसका उन्हें इख्तियार नहीं था। तरमीम ये थी कि मुनहरफ रुकन को ना वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी, ना उसका वोट गिना जाएगा और उसे डी सीट कर दिया जाएगा। ये आइन के कतन ख़िलाफ़ था। उसके बाद इसी फैसले को मानते हुए जब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के मुनहरफ अरकान का वोट मुस्तरद किया, तो ये 3 रुकनी बेंच जो हालात के भांपते हुए पहले से ही लाहौर में मौजूद था, और लाहौर में मौजूद एक जज को नज़रअंदाज करते हुए इस्लामाबाद से एक तीसरे जज को ये 3 रुकनी बेंच बनाया गया, तो उसने ये रूलिंग दी। अभी फ़ैसला नहीं दिया, ये पहली समाअत हुई थी, लेकिन इशारा दे दिया कि हम क्या फ़ैसला देने वाले, ये कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ये जो मुनहरफ रुकन हैं इनके वोट गिने जाएंगे, क्योंकि ये इमरान खान के फेवर में जा रहे थे। तो इस फ़ैसले को, ये फ़ैसला सुनाते वक्त इन जजों ने या किसी और ने अंदाज़ा नहीं किया था कि ये कितना बड़ा बहरान बन जाएगा और ये अदलिया के गले की एक ज़िम्मेदारी बन जाएगा, उसके गले का हार बन जाएगा। ऐसा मसला बन जाएगा अदलिया के लिए कि जो उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा।
चुनाचे अब अदलिया की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है और लोग जो हैं वो तबसरे कर रहे हैं कि ये 3 जज अदलिया नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ फैसले दे रहे हैं, ये आइन शिकनी कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाए, इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा गया है वो एक आलमी रिकॉर्ड है। इससे पहले जजों के ख़िलाफ़ किसी भी ग्रुप के, किसी भी नज़रिया ख़्याल के जजों के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम सोशल मीडिया पर नहीं चली और ना ही अवामी सतह पर चली है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, जलसों में तकरीरें हुई हैं, बयानात आए हैं, यानी एक अच्छा खासा गदर मच गया है इस रूलिंग की वजह से। तो अब ये पंजाब असम्बली में आउट किस करवट बैठता है, ये बात एक तरफ चली गई और मामला दूसरी तरफ चला गया और ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो इस मसले को मज़ीद उठाएगी और हुकूमत ने अपने इरादों के बारे में और अपनी इस मुज़ाहमत के हवाले से और इस चीज़ का नोटिस लेने के हवाले से जो कुछ फ़ैसले किए हैं उनकी खबर या तो हुकूमत ने आला हलकों को दे दी है या आला हलकों को पता चल गया है कि मामला कितना गंभीर हो गया है और ये मामला अब किसी एक फ़ैसले पर नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे जाएगा और ये तय करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज आइन में तरमीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मेरी इत्तला ये है कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर भी कोई करारदाद या तकरीरें होने वाली है। ये बहुत बड़ा मसला बन गया और इसकी वजह से प्रो इमरान फोर्सेस डिफेंसिव पर चली गई हैं। राय आमा में भी हुकूमत के लिए हमदर्दी पैदा हुई है और इमरान खान और उसके सहूलतकारों के लिए, उसके पेशकारों के लिए एक नफ़रत का जज्बा बड़ा है और वो पांसा जो था, जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद बताया जा रहा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पलट गया है, वो अब हुकूमत के हक़ में पलटता हुआ नज़र आता है और ये नतीजे आप जल्दी देख लेंगे। इस मुल्क में जो कुछ आने वाले हालात हैं उनकी तस्वीर अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगी। नाज़रीन, ये दूसरी बहुत बड़ी एक साजिश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि एक मरते क्या ना करते वाली पोजीशन में आकर इमरान खान के सरपरस्तों ने, उसके सहूलतकारों ने जो भंडार खाना खोला हुआ है, उस भंडार खाने में जो एक इस वक्त परेशानी की लहर दौड़ी हुई है और अफरा तफरी का समा है, उसके पेश नज़र इन्होंने सदर के ज़रिए और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ये चीज़ फ्लोट की है कि हालात ठीक नहीं है, कौमी हुकूमत बननी चाहिए, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। नाज़रीन, ये गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा नुक्ता है कि कल तक ये सूरत हाल थी कि हुकूमत कहती थी कि मामलात का हल मुज़ाकरात से निकाला जाए और इमरान खान कहता था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इनसे मुज़ाकरात करूं। लेकिन अब इमरान कैंप की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि खुदा के लिए मुज़ाकरात कर लो और उसकी इमरान की फेस सेविंग के लिए 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बना दो, जिसकी तरफ इशारा एक तकरीर में और एक ट्वीट में वो ईवान सदर में बैठे हुए डेंटल कंपाउंडर ने, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, जालसाज है, उस जालसाज ने एक तकरीर में कहा है कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनका तकाजा है कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो आवाम की नुमाइंदगी करती हो और जो मुल्क में मौजूदा कशमकश है और एक डिवीज़न है उस पर वो काबू पाए और मुल्क को मसाइल से निकाले। सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शन को छोड़ो, 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें इमरान खान के नुमाइंदे भी शामिल हों, जिसमें PDM के नुमाइंदे भी शामिल हों, जिसमें उन जमातों के नुमाइंदे भी शामिल हों जो PDM में नहीं है। ये इस कैंप की तरफ से एक ऐलान शिकस्त है, ऐलान पसपाई है और एक इल्तिजा है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अब हुकूमत जो हाथ डालने वाली है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। हुकूमत की तरफ से डाला जाने वाला हाथ ख़तरनाक क्यों होगा? इसलिए होगा कि अगर इस हाथ को रोका गया तो हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर चली जाएगी और फिर जो कोहराम मचेगा, जो एक आपाधापी पड़ेगी सियासत और इंतज़ामिया के मैदान में, पाकिस्तान की दिवालिया होने के ख़तरात के पस मंज़र में वो किसी से संभल सकेगी, न फ़ौज इसको संभाल सकेगी। फ़ौज के संभालने का एक ही तरीका होता है, वो मार्शल लॉ लगा दे। फ़ौज के हाथ से भी मामलात निकल जाएंगे। अब
مارشل لا لگانے کے حالات نہیں ہیں، کیونکہ مارشل لا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ قصہ ماضی بنا دی جائے گی ان سازشوں کے نتیجے میں۔ اگر تو یہ عسکری قیادت اس چیز کو سمجھتی ہے اور یقیناً سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اب تک اس ملک میں جو بھی آفت آئی ہے پچھلے 5 سالوں سے، اس کی ذمہ داری 90% عسکری قیادت پر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ عمران نامی ہائیبرڈ تجربہ کیا جس نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ہم تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب، عمران خان کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ پٹرول 150 روپے تک لیٹر تھا، اب تو 350 250 روپے لیٹر ہو گیا ہے، اور باقی چیزوں کی مہنگائی میں بھی عمران خان کے دور کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران پاکستانی ریاست کے جنگل میں آگ لگا کر نکل گیا۔ اب فائر فائٹر جو ہیں وہ اس آگ کو بجھا رہے ہیں، لیکن آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور جنگلوں کی آگ میں اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فائر فائٹر آتے ہیں، وہ 5-6 دن کی کوشش کے بعد پھر اس آگ بجھانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے آنے کے باوجود پہلے دنوں میں آگ اور پھیلتی ہے، کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آگ تو عمران خان نے لگائی، اور اس آگ لگانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ عمران خان کی تو ایک پالیسی تھی۔ کل انڈیا کے ایک ٹی وی پر یہ بات چلی ہے کہ انڈیا پاکستان میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں انارکی پھیلے، پاکستان کی فوج کمزور ہو، پاکستان کی کرنسی کمزور ہو، پاکستان کی معیشت تباہ ہو، اس کا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو۔ انڈیا یہ کام نہیں کر سکا، لیکن عمران خان نے 3.5 سال میں یہ کام کر دیا جو انڈیا 70 سال میں نہیں کر سکا تھا۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ چنانچہ حکومت نے یہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ہاتھ ڈالیں گے، اور اگر ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنے دیا گیا تو پھر ہم اس ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس نے ہر طرف خطرے کے گھنٹیاں نہیں گھنٹے بجا دیے ہیں، خطرے کا لال سگنل جل اٹھا ہے، اور سب کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ آخری سوال کا میں مختصر جواب دیتا ہوں جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ کیا قومی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی تائید حاصل ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ یہ بھنڈار خانے کا کمال ہے جس نے یہ تجویز فلوٹ کی ہے، اور اس میں کچھ سینئر صحافیوں کو بھی استعمال کیا ہے، کچھ ٹی وی تجزیہ نگاروں کو بھی استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی استعمال کیا، اور صدر کے عہدے پر فائز ایک جعل ساز کو بھی استعمال کیا ہے۔ لیکن اب فوجی قیادت کیا کرے گی؟ اس کے سامنے اب کوئی واضح لایا عمل ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں حالات کو جس طرح ہماری عسکری قیادت نے بے قابو ہونے دیا، اب اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ترکیب ایک ہی ہے کہ موجودہ حکومت کو کام کرنے دیا جائے، اس سے ناجائز مطالبے نہ منوائے جائیں، ایکسٹینشن وغیرہ کے مسئلے بعد میں حل ہو جائیں گے، پہلے معیشت کو کنٹرول کر لو سرکار۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔